हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुकोशल। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी जो नेक्स्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्लास है वो लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले दो प्रैक्टिस की जो क्लासेज है वो हो चुकी है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे भी और भी बहुत सारी क्लासेज मैराथन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के करवाए हैं, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाया है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आप स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, उसका प्राइमरी मेन फोकस क्या है या किन चीजों के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, कि जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर है वो। ऑप्शन नंबर सी है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, की एग्रीगेट इकट्ठी जो करके हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अब देखो, इंडिविजुअल है, हम बात करते हैं मैक्रो में किसकी, एग्रीगेट चीजों की, इकट्ठी चीजों की, पूरी अर्थव्यवस्था की, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये चीजें करते हैं। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर किस में आता है, माइक्रो में, तो ये नहीं आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है तो मैक्रो में आ ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन नंबर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि समग्र एग्रीगेट वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको हम कहाँ पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं मैक्रो में, क्योंकि मैक्रो में ही हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जो नेशनल लेवल पे पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको इकट्ठा करके लिंक एक में पढ़ते हैं, वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी था मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम जहाँ पर अपनी जो बाजार का संतुलन, मतलब जो अपनी डिमांड जो सप्लाईज हैं वो मैच करती है, मार्केट इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन होती है वो हम पढ़ते हैं अपनी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर। वैसे भी मार्केट्स जो जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, ये सारे मार्केट्स के टाइप्स, ये क्योंकि यहाँ पर एक फर्म एक मार्केट के बारे में डिस्कशन होता है तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ना कि मैक्रो में। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर, कि जो जीडीपी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी अपनी जो राष्ट्रीय आय यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बाकी ये अलग अलग इसी में बता रखे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि इनमें से एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट कौन सा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंज्यूमर सेविंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अपनी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है वो एक पार्ट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। देखो, एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि जो अलग अलग डिमांड है उनको हम इकट्ठा करके जोड़ दे, जब हम पूरी अर्थव्यवस्था की डिमांड की बात करते हैं तो एक जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड, ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा किया तो खर्चा किया, मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क किया तो उसके ऊपर स्पेंड किया, तो उसके लिए सरकार ने कुछ डिमांड की होगी, कुछ कोई भी चीजें खरीदी होंगी तो उस वो होगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो वो भी एक डिमांड का ही पार्ट है। ऐसे ही जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है वो भी डिमांड का ही पार्ट है, यानी कि मतलब मान लो कोई बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट में कोई मशीनरी खरीदी तो उसने उस मशीनरी की डिमांड की, वो डिमांड का ही पार्ट है। तो एग्रीगेट डिमांड में गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स आती हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट आती है, कंज्यूमर की सेविंग नहीं आती, कंज्यूमर का कंजप्शन आता है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन सही नहीं दे रखे, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिमांड होती क्या है, ये ऑप्शन गलत दे रखे इसके अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी की दर है, उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखो, हमने क्या निकाल लिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल लिया, तो ऊपर हम लेंगे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, यानी कि कितने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं। नीचे हम क्या लेंगे, नीचे हम पॉपुलेशन ना लेके लेबर फोर्स लेंगे, कि हमारी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कितना लेबर फोर्स है जो काम कर सकता है, उसमें से कितने नहीं कर सकते, उसका हम परसेंटेज निकालेंगे तब रेट निकलेगी। तो इस चीज में ये याद रखना है कि नीचे क्या लेना है, हमने लेबर फोर्स लेना है, ना कि टोटल पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से अगर इस फॉर्मूले को मैच करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, यानी कि बेरोजगारों की कितनी संख्या है, श्रम बल जो लोग काम कर सकते हैं, इनटू 100, तो हमारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी है उसका क्या पर्पज होता है। अब अगर आपको पता है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है तो बिल्कुल इजीली बता सकते हो। फिस्कल पॉलिसी यानी कि जो अपनी राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति कौन बनाता है, सरकार बनाती, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब इसका पर्पज क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को या टैक्सेशन जो है उससे इसको इन्फ्लुएंस करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से रिलेटेड है और टैक्सेशन क्या है, सरकार की इनकम है, तो इससे रिलेटेड है। तो मेन पर्पज क्या है, रेगुलेट करना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, और जो टैक्सेशन है उस मतलब टैक्स है, सरकार की आय है, उनके थ्रू इकोनॉमी में इफेक्ट डालना, उसकी एक तरीके से हम बोल सकते हैं
ग्रोथ के लिए कुछ भी एक्टिविटीज़ करना, इस तरह की। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फिलिप्स कर्व यूज्ड टू इलुस्ट्रेट। जो फिलिप्स कर्व है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, मतलब किस पर्पज के लिए ये फिलिप्स कर्व का हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये बताता है रिलेशन इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में। ऑप्शन नंबर बी है, ये बताता है रिलेशन इंटरेस्ट रेट में और इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड जीडीपी, की जीडीपी में और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में रिलेशन बताता है, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर स्पेंडिंग और सेविंग्स। तो देखो ये जो फिलिप्स कर्व है ये हमारा बताता है इन्फ्लेशन में, यानी कि महंगाई कितनी है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके बीच में रिलेशन बताता है। तो सिंपल ये एक थोड़ा स्टैटिक टाइप सा क्वेश्चन है, आप फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फिलिप्स कर्व किससे रिलेटेड है। तो ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इनके बीच में रिलेशन जो है वो शो करता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर टू। जो टर्म स्टैगफ्लेशन है ये किस चीज़ को डिफाइन करती है, क्या इसका मतलब होता है। तो देखो ये स्टैगफ्लेशन पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस में आया है, हमने जो एचटेट वगैरह के क्वेश्चन करवाए हैं उनमें भी स्टैगफ्लेशन। तो ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये एक तरीके से एक दोनों तरह की सिचुएशन दिखाता है, मतलब इन्फ्लेशन वाली भी दिखाता है और जो अपनी डिप्रेशन वाली, जो मंदी वाली जो स्थिति है उसको भी डिनोट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टैगफ्लेशन की टाइम पे जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी होती है, यानी कि हायर इन्फ्लेशन होता है। और साथ में अब देखो महंगाई होती है तो हम क्या मानते हैं कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, तब इसलिए वो ज़्यादा डिमांड कर रही है, इसलिए महंगाई है। बट स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर महंगाई होती है लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है वो भी हाई रेट से होती है, यानी कि लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, उनके पास उनके हाथ में इनकम भी नहीं होती और साथ में महंगाई भी ज़्यादा होती है। तो जब ये दोनों स्थिति आ जाती है, दोनों कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम डिनोट करते हैं स्टैगफ्लेशन टर्म के साथ। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो दर है वो भी हाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ये हमारा जो जीडीपी जीएनपी ये चीज़ें ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि जो टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की जो जिनका प्रोडक्शन किया है एक कंट्री के विद इन, यानी कि एक कंट्री के अंदर है, बाहर वाली चीज़ें इंक्लूड नहीं की, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो ये क्या होती है, तो ये होता है अपनी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे हमने डोमेस्टिक ही क्यों लिया, नेशनल क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है विद इन ए कंट्री। विद इन ए कंट्री यानी कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। अगर ये डोमेस्टिक से हमने नेशनल बनानी होती तो हम जो दूसरे देशों से हमारी जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड है उसको ऐड करते हैं, तब बनती है नेशनल। तो अब इन्होंने तो विद इन कंट्री बोल रखा है, तो इसलिए डोमेस्टिक। फिर बात करें कि हमने नेट क्यों नहीं लिया, ग्रोस क्यों लिया, तो ग्रोस से नेट बना कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। जो भी अपनी जो फिक्स्ड कैपिटल है उनके अंदर मतलब जो अपनी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके अंदर जो भी टूट फूट हुई है, यानी कि जो जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसको जब हम लेस कर देते हैं तब आती है अपनी जो नेट है वो। तो यहाँ पर तो इन्होंने सीधा ही बोला है कि टोटल वैल्यू जो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, यहाँ पर इन्होंने कहीं डिनोट नहीं किया कि भाई नेट लेनी है, नेट वैल्यू लेनी है, टोटल वैल्यू बोलिए। तो इसलिए हम जाएंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, जीडीपी पे। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये किससे रिलेटेड है, ये किस तरह की पॉलिसी है। तो देखो सबसे पहले है गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कंट्रोल द मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। टैक्सेशन पॉलिसी टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको रेगुलेट करने के लिए टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी है। या फिर रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो अब देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कौन बनाता है, ये बनाता है सेंट्रल बैंक, जो अपना आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बनाता है। क्यों बनाता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी की, मुद्रा की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है, किस लिए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाली कौन सी पॉलिसी थी, अभी लास्ट पीछे 2-3 क्वेश्चन पहले आया था गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सी थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर ए सिचुएशन वेयर द ओवरऑल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी आर राइजिंग, जब जो प्राइस है वो एक इकोनॉमी के अंदर राइज कर रहा है, तो उस सिचुएशन को हम किस टर्म से डिफाइन करेंगे। देखो क्या कर रहा है, ओवरऑल प्राइस लेवल जो है वो इकोनॉमी के अंदर राइज कर रहा है। ऑप्शन है डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या डिस इन्फ्लेशन। तो देखो डिफ्लेशन मतलब क्या होता है, मंदी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइसेस राइज कर रहे हैं, तो मंदी तो नहीं सकती। स्टैगफ्लेशन अभी हमने टर्म पढ़ के आए हैं पीछे। हाइपर इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, तो ये हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी, कि एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है इनमें से, फिस्कल पॉलिसी, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। देखो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है, तो ये होते हैं जो ऑटोमेटिक ऐसे स्टेबलाइजर, ऐसी चीज़ें जो अपने आप जो अपनी मतलब इकोनॉमी के अंदर जो महंगाई की और जो मंदी की सिचुएशन होती है उसको ठीक कर दे। यानी कि एक तरीके से फिस्कल जो पॉलिसी है उसके कंपोनेंट्स होते हैं कि भाई जो अपने आप ऑटोमेटिकली मतलब आप एक तो देखो जो मंदी महंगाई है उसके लिए सरकार स्पेसिफिकली कोई एक्शन ले कि भाई इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आप ये एक्शन ले रहे हैं, तो बिना कहीं एक्शन के ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल टूल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू जो महंगाई की और जो मंदी की यानी कि इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो काउंटर डाउन हो जाए, अपने आप ठीक हो जाए, उनको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अब देखो फिस्कल पॉलिसी के तो ये कंपोनेंट होते हैं। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, अब प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स एक तरीके से कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी का, तो इस प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स से क्या होगा, यानी कि जो एक तरीके से हम बोलते हैं जो नॉर्मल कंडीशन होती है उस नॉर्मल कंडीशन को ठीक करने के लिए एक मेन टूल होता है जिसको हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स रेट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेनिफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट है वो, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो एग्जाम्पल हो सकती हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का। हमारे ऑप्शन में क्या है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म क्राउडिंग आउट रेफर टू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो टर्म क्राउडिंग आउट है इसका क्या मतलब होता है क्राउडिंग आउट। देखो ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें इंक्रीज होना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से। नेक्स्ट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, की जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट का खर्च है वो बढ़ना एक्सेसिव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से, या फिर गवर्नमेंट की बोरोविंग्स की वजह से, यानी कि गवर्नमेंट बोरोविंग लीडिंग, कि गवर्नमेंट उधार ले रही है उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है उसका हाइयर हो जाना, उनका बढ़ना, और फिर उसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम होना, या फिर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स है उनमें इंक्रीज से कोई इफेक्ट ना होना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे। तो देखो क्राउडिंग आउट का मतलब है एक तरीके से बाहर निकालना, कुछ क्राउड आउट करना, क्राउड को आउट करना। अब ये क्राउड को आउट करने का मतलब क्या हुआ, देखो जब गवर्नमेंट उधार लेती है मार्केट से तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट अब मान लो कि गवर्नमेंट उधार ले रही है मार्केट में, तो जो मार्केट है उसके अंदर पैसा तो लिमिटेड है, यानी कि जो लोगों की सेविंग्स है, जो सरकार या जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो एक तरीके से पैसा लेते हैं, तो वो एक तरीके से लिमिटेड है। अब अगर मान लो गवर्नमेंट मार्केट में आ गई उधार लेने के लिए, तो इससे मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन होगा। जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो पैसा एक तरीके से जो मनी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब पैसे की सेविंग्स तो लिमिटेड है, तो इससे जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो बढ़ेगी। मतलब गवर्नमेंट के मार्केट में आने से, गवर्नमेंट के उधार लेने की वजह से मार्केट में क्या बढ़ेगी, इंटरेस्ट की रेट, ब्याज की दर बढ़ेगी। अब इस ब्याज की दर से बढ़ने से तो जो कुछ लोग हैं मतलब जो जिनको ये लगे कि भाई अब उनको जो कैपिटल है उनकी एक तरीके से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर ब्याज महंगा होगा तो भाई उनको पैसा मिलने के लिए ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, तो इस वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती है, यानी कि कम लोग उधार लेना चाहेंगे अगर जो मतलब इंटरेस्ट की रेट है या बोल सकते हैं कॉस्ट जो है कैपिटल की वो बढ़ जाए। तो इसी को बोलते हैं हम क्राउडिंग आउट, यानी कि गवर्नमेंट की बोरोविंग की वजह से, गवर्नमेंट की उधार लेने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ी, उस इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हुई। तो इस टर्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्राउडिंग आउट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर टोटल वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट्स, कि वो टर्म बताओ जिसके लिए हम टोटल वैल्यू ऑफ मतलब एक कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से हम माइनस कर दें इंपोर्ट्स को, तो इसको किस टर्म के साथ डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है ट्रेड डेफिसिट, उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेक्स्ट है करंट अकाउंट सरप्लस और कैपिटल अकाउंट सरप्लस। अब देखो ये ऑप्शन एक भी मतलब इतना सही नहीं दे रखा, यहाँ पर ये ट्रेड डेफिसिट की बजाय ट्रेड सरप्लस होना चाहिए था, मतलब तब आ सकता था सही। क्योंकि अब देखो इन्होंने पूछा है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तभी उसमें कोई इंपोर्ट में से माइनस कर रहे हैं, तो ये व्यापार घाटा नहीं, मतलब ट्रेड डेफिसिट नहीं है ये, ठीक है, एक तरीके से ट्रेड सरप्लस है। तो इस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट की जगह यहाँ पर सरप्लस होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो अपना बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है यानी कि जहाँ पर इक्वल होता है दोनों, तो वही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पर एक कंट्री के जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ कितने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए उनका पूरा रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट और अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दो पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है। एक बीओपी है अपना, अब इस बीओपी के दो पार्ट हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट।
अब ये जो करंट अकाउंट है इसके अलग अलग 3 पार्ट होते हैं। एक तो इसमें विजिबल आइटम जिसमें जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा, एक इनविजिबल आइटम जहाँ पर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा, और एक होता है एक वो होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी कि जो वन साइडेड ट्रांसफर हुए, जैसे मान लो कोई डोनेशन वगैरह ग्रांट वगैरह दी गई है एक सरकार ने दूसरी सरकार को, मतलब एक कंट्री ने दूसरी को, तो उनको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसमें गिफ्ट वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये होता कर, तो अब इन तीनों चीजों का जोड़, मतलब अब विजिबल आइटम का, इनविजिबल आइटम का और यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन तीनों का जो जोड़ है वो होता है अपना करंट अकाउंट का सरप्लस। ठीक है, और ऐसे ही कैपिटल अकाउंट जहां पर लॉन्ग टर्म वाली चीजें आती हैं, जिससे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनमें कमी या बढ़ोतरी हुई हो, ऐसे ट्रांजैक्शन आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस यानी कि जितनी रिसिप्ट्स हैं और जो पेमेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस, अगर रिसिप्ट ज्यादा है तो पेमेंट से तो वो सरप्लस होगा। ऐसे ही करंट अकाउंट में रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो वो सरप्लस होगा। और ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस, यानी कि डेफिसिट कब होगा ट्रेड, जब अपनी जो एक्सपोर्ट है वो कम हो और इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो, तब डेफिसिट होगा, घाटा होगा। और ट्रेड सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इन्होंने इस बोल रखा कि टोटल जो वैल्यू है कंट्री के एक्सपोर्ट्स की, उसमें से टोटल वैल्यू इंपोर्ट्स की माइनस करेंगे तो वो होगा अपना ट्रेड सरप्लस। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर हम ये भी मान के चलें कि इन्होंने एक्सपोर्ट में गुड्स और सर्विस दोनों ले ली होगी, तो दोनों ले ली होगी तो भी जो यूनिलैटरल ट्रांसफर है वो रह गए, तो इसलिए हम इसको करंट अकाउंट सरप्लस भी नहीं बोल सकते। इसलिए ऑप्शन ए जो है जहां पर ट्रेड सरप्लस हो वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक, कि उस इंटरेस्ट रेट को हम किस नाम से जानते हैं जहां पर जो सेंट्रल बैंक है वो मनी उधार देता है कमर्शियल बैंक को। तो देखो ये होती है अपनी रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट होती है एक, और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसकी ओपोजिट हो जाएगी, जहां पर जो कमर्शियल बैंक्स है वो पैसा उधार दे सेंट्रल बैंक को जिस रेट पे, वो रिवर्स, और अगर सेंट्रल बैंक दे रहा है कमर्शियल बैंक को तो वो रेपो रेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में व्हाट डज द टर्म टाइट मनी मीन, कि टाइट मनी का क्या मतलब है। देखो टाइट मनी का मतलब है कि मनी की सप्लाई को कम करना, कंट्रोल करना। तो उस कंट्रोल करने के लिए देखो सबसे पहले हाई इंटरेस्ट रेट एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू क्रेडिट, कि जो क्रेडिट है जो पैसा है उसकी रिस्ट्रिक्टेड करना एक्सेस, यानी कि उसकी पहुंच, यानी कि उसको के ऊपर प्रतिबंध लगाना, और जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाई करना। तो अब देखो जब जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो इससे मतलब क्या है कि जो पैसा है उसको लेना, लोन के फॉर्म में लेना महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हाई है, और एक्सेस जो है वो क्रेडिट की रिस्ट्रिक्ट करेगा, उस पर प्रतिबंध लगाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने की कर रहा है। तो टाइट मनी का भी मतलब वही होता है सेम। तो ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर द पोर्शन ऑफ इनकम दैट हाउस होल्ड सेव इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग। अब देखो जो भी इनकम होती है उस इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, मतलब कंज्यूमर ने जो पैसा कमाया जो पैसा कमाया उसमें से वो कुछ हिस्सा तो कंजप्शन के लिए यूज करेगा, उसका उपभोग करेगा, और कुछ को सेव करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने वही पूछा है कि जो सेव मतलब स्पेंड करने की बजाय उसने सेव किया तो वो क्या होगा, तो उसकी सेविंग इनकम हो जाएगी। आय बचत में जो मतलब इनकम में से जो उसने बचत की है, सेव किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए सिचुएशन, एक मिनट, what is the term for a situation where the total output of an economy at its maximum possible level। अब जो आउटपुट है एक इकोनॉमी का, एक अर्थव्यवस्था का, वो इसके मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पर है, यानी कि पूरे मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो देखो जब भी प्रोडक्शन मतलब आउटपुट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाए तो क्या होती है, ये होती है पीक, शिखर पे पहुंच चुका है। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, पीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल कौन सा है। मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक बनाता है, क्यों बनाता है, मनी की सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन ए है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग किससे रिलेटेड है, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी से तो रिलेटेड नहीं है, इसका टूल तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डिस्काउंट रेट, फिस्कल डेफिसिट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो टैक्सेशन भी सरकार की इनकम है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार का जो खर्चा है वो ज्यादा है उसकी इनकम से, तो वो होता है। तो बचा क्या, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होती है कि जब आप अपने जो बिल्स वगैरह है उसको डिस्काउंट करवाते हैं तो उसकी क्या रेट है, तो ये होती है एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल। मॉनेटरी जो मार्केट है उससे रिलेटेड चीजें हैं ये, तो इसके अंदर रेट डिसाइड होती है कि भाई किस रेट से आप बिल्स डिस्काउंट कर सकते हो। तो एक तरीके से आपका जो शॉर्ट टर्म में जो क्रेडिट है वो लेने का एक तरीका होता है ये, मतलब कैश में कन्वर्ट करवाने का आपके जो बिल्स वगैरह है वो। तो डिस्काउंट रेट एक कंपोनेंट, एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टैगफ्लेशन वाला आ चुका है पहले, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं,
हाँ ये देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पर अब फिस्कल पॉलिसी का टूल पूछा है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है जहां पर ओपन मार्केट्स के थ्रू खुले बाजार की प्रतिक्रिया, यानी कि जो सिक्योरिटीज है उनको ओपन मार्केट में बेच और खरीद के जो अपना सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई जो है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट रेट, ये अभी हम पढ़ के आए हैं डिस्काउंट रेट। उसके बाद है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब देखो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के इनकम और जो एक्सपेंडिचर उससे रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, एक टूल है फिस्कल पॉलिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर टोटल अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन विद इन ए कंट्री एट ए स्पेसिफिक टाइम। कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में जो मनी का सर्कुलेशन है वो कौन सी अमाउंट होती है। अब जो मनी है उसकी सप्लाई को मेजर करने के कुछ टाइप्स है, कंपोनेंट्स है, जैसे M1 वाली बहुत लिक्विड मनी होती है, फिर M2, M3, M4, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, अपने ये कंसेप्ट कर भी रखे होंगे, नहीं किए हो तो ये हमने वीडियोस में कंप्लीट करवा रखे हैं। तो जो M1 है वो क्या होती है, जो बिल्कुल एक तरीके से बहुत लिक्विड मनी होती है, यानी कि इसका मतलब है जो पैसे, जो मनी एक्चुअल में कैश के फॉर्म में है लोगों के पास या उनके जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो आते हैं M1 के अंदर। तो M1 ही वो अमाउंट ऑफ मनी है जो एक अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन में होती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर। ऑप्शन नंबर ए जो है M1 मनी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ MCQs। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।